हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री है मोमबत्ती, माचिस। मोमबत्ती को जलाकर उसकी ज्वाला के आकार का कम प्रकाश में अवलोकन कर चित्र बनाते हैं एवं ज्वाला के विभिन्न रंगों को लिखते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये है चित्र है मोमबत्ती की ज्वाला, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, भीतरी क्षेत्र। क्रियाकलाप 7 चित्र वही रहेगा। आवश्यक सामग्री है मोमबत्ती, माचिस, लकड़ी की छिलपियाँ। लकड़ी की एक छिलपी को ज्वाला के ऊपरी भाग पर रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये लकड़ी की छिलपी है, उसको ऐसा रखा गया है। ठीक है। बाहर लाकर इसका अवलोकन कीजिए कि लकड़ी का कौन सा भाग काला पड़ गया है। अन्य छिलपियों को ज्वाला के मध्य तथा निचले भाग में रखिए और बाहर लाकर अवलोकन कीजिए तथा पाए जाने वाले अंतर को समझने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रयोग और अवलोकनों के आधार पर हम पाते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रंग और ताप वाले 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है। 3 क्षेत्र देख लीजिए कौन कौन सा है। कई बार नाम लिखने आता है कि मोमबत्ती की ज्वाला में 3 क्षेत्र का नाम लिखिए। तो पहला है भीतरी क्षेत्र, ये जो डार्क लाल है। जो पीला टाइप से दिख रहा है वो मध्य क्षेत्र है, और जो नीला जैसा दिख रहा है वह बाहरी क्षेत्र है। तो ये ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, भीतरी, मध्य और बाहरी। ठीक। तो सबसे भीतरी क्षेत्र गहरा होता है, यह ज्वाला का सबसे ठंडा भाग होता है। इस क्षेत्र में दहनशील पदार्थ मोम की गर्म वाष्प होती है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें दहन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। ये है भीतरी क्षेत्र के बारे में अभी बताया है। यह है भीतरी क्षेत्र। अब आता है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में ईंधन आंशिक रूप से जल कर कार्बन कण बनाते हैं, जो गर्म होने के कारण चमकते हैं। ये है मध्य क्षेत्र। ये है मध्य क्षेत्र। अब आता है ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र हल्के नीले रंग का होता है। इस क्षेत्र में वायुमंडलीय ऑक्सीजन ईंधन से अच्छी तरह मिल जाती है, जिससे लगभग पूर्ण दहन होता है। यह सबसे गर्म क्षेत्र है। इसका ताप उच्चतम होता है। ये है ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र, जो नीला कलर में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। स्वर्णकार सोने या चांदी के टुकड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न आकृतियों में ढालने के लिए केरोसिन लैंप की ज्वाला को फुकनी की सहायता से एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। फुकनी से फूकी गई वायु बिना जले ईंधन को जलाने में सहायक होती है, जो ज्वाला को और अधिक देर तक गर्म करती है। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। देखिए, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। ठीक है। दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, इसके लिए है दहन के लिए सबसे पहले चाहिए वायु। वायु मतलब ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन की कोई वस्तु जलती नहीं है। दूसरा है आवश्यक वस्तु है ज्वलन ताप। और तीसरा है दहनशील वस्तु। तो ये दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं: वायु, ऑक्सीजन, न्यूनतम आवश्यक ताप जिसको हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप, और है दहनशील वस्तु। ठीक है। अगला प्रश्न है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ये दिया गया है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यह है ज्वलन ताप। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप मिट्टी की तेल से कम होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आता है अगला प्रश्न है, ज्वाला किस प्रकार के पदार्थों के जलने से मिलती है। ठीक है। तो इसका उत्तर रहेगा, ज्वाला जो है ऐसे ठोस और द्रव पदार्थ
जो गर्म करने पर वाष्पित होता है। ज्वाला ऐसे ही पदार्थों के जलने से बनती है। सभी गैसीय दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र कौन सा है? अभी मैंने बताया था, ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र जिसमें ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र है। इसका तापमान लगभग 1800 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ज्वाला का सबसे बाहरी, देखो ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र, ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र यही है। ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र जिसमें ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र है। इसका उच्चतम ताप लगभग 1800 सेंटीग्रेड होता है। ठीक, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलती हुई मोमबत्ती का चित्र बनाइए तथा नामांकित कीजिए। तो ये है जलती हुई मोमबत्ती का चित्र और ये नामांकित। ठीक, इतना आप लोग कीजिए, इतना पर्याप्त है, फिर आगे आपको हम और पढ़ाएंगे।